मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड वाले बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम में लेते हुए। सबसे पहली बात है कि भाई एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन 2025 में आया भी था, सॉरी 24 में आया भी था कि बिलियन को परिभाषित कीजिए और कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, पिछली बार के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। अब गौर कीजिएगा, साफ साफ भैया हमने आपको बता दिया है विलयन क्या होता है, आप लोग जानते हैं, तो समय नहीं लेंगे इस पर हमने बहुत बार वीडियो शेयर किया था। ठीक है, हम जानते हैं कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, दोनों मिलाकर विलयन बना लेते हैं। क्लियर हो? अब विलयन के प्रकार पर अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, इनके विलायक और विलायकों की अवस्था के आधार पर, ठीक है, ये कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात है, एक बार आप एक विलायक लीजिए, इसमें तीनों विलेय रखिए, फिर एक विलायक लीजिए, फिर तीनों विलेय रखिए, फिर एक विलायक लीजिए, तीनों विलेय रखिए। एग्जाम्पल, आप ठोस ले लीजिए तो ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। ऐसे ही अगर दूसरे को आप पकड़ते हैं, फिर लिख लीजिए द्रव, तो द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस। फिर आप गैस ले लीजिए, गैस ठोस, गैस द्रव, गैस गैस। बात समझ में आ गई? तो आइए यहां ध्यान देते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। आपको यहां पर एक तरह से एबीसी 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 सब मिल जाएंगे। बस यही आपको याद होना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल कौन है। हो सकता है यहां से डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, कोई एक मिश्रण दे दे आपको, ठीक है, मतलब विलयन का एक कोई एग्जाम्पल दे दे और उस एग्जाम्पल में आपसे पूछे कि इसमें विलायक कौन है। ठीक है, या सीधा पूछ दे कि गैस गैस विलयन का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खास कर पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन और मरकरी तथा सोडियम का अमलगम, ये दो इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि अक्सर इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए कि अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। ध्यान बात समझिएगा कि आणविक क्रियाओं का क्या इंपॉर्टेंस है उसमें, तो गौर कीजिए, एक एक बात समझ लीजिए कि अल्कोहल तथा जल दोनों के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध, इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं, अणुओं के मध्य उपस्थित अन्योन बलों में से एक होता है। जब अल्कोहल तथा जल परस्पर मिलाए जाते हैं तो अल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। आपस में मतलब क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं, अलग अलग होने के बाद फिर से नए बॉन्ड बनाते हैं, परंतु ये आबंध पूर्व आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बलों का परिणाम क्रमशः घटने लगता है तथा विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन मतलब राउल्ट का नियम उसके लिए जितना क्लियर किया रहता है वाष्प दाब को, वो क्या करता है? उससे ज्यादा दिखाने लगता है। बात समझ गए? धनात्मक विचलन का मतलब होता है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जितना आ रहा है उससे ज्यादा होना। इसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक घट जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक घटने का मतलब क्या है? और कम टेम्परेचर पर ही वह उबलने लगेगा। क्लियर? बातों को समझते रहिए, क्वेश्चन देखिए, टॉपिक के चक्कर मत पड़िए क्योंकि अभी तक आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन फिजिक्स में बना नहीं सही से। इधर देखिए, हेनरी का नियम और फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। तो हेनरी का नियम आप लोग रट के एकदम स्वाहा कर दिए हैं क्योंकि सब जानते हैं हेनरी के नियम इंपॉर्टेंट में रखते हैं, तो कुछ है ही नहीं। हेनरी ने सीधा सीधा बताया था कि जो इनका आंशिक दाब होता है, जो इनका आंशिक दाब होता है गैस का, वो क्या करता है? उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या आएगा, तो साफ साफ लिख दिया, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जो निम्न रूप से उन्होंने व्यक्त किया है, तो इसको हम सिंपली पहले लिख सकते हैं भैया, पी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? काई के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? काई के। और जब काई की वैल्यू यहां देखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हो जाएगा पी के एच काई। ठीक है, जहां पर के एच क्या है? के एच हमारा हेनरी कांस्टेंट है। और हेनरी कांस्टेंट याद रखिएगा, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। फिलहाल यहां गैसों की बात हो रही है तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें खास बात देख लीजिए, ये सारी बातें आप जानते हैं। इनके अनुप्रयोग ये बहुत ज्यादा आते हैं और यहां से डायरेक्ट इसके बीच क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लिखा सोडा वाटर और मृत पेयों में, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें आप देखते हैं बताया गया कि CO2 के क्या होते हैं? गैसेज हाई प्रेशर पर सील किया जाता है ताकि इसमें डिजॉल्व रहे। जब दाब बढ़ा देंगे विलेयता इसमें क्या रहेगी? बढ़ी रहेगी।
दूसरा है रुधिर में नाइट्रोजन की अत्यधिक सांद्रता के विषैले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वसन हेतु प्रयुक्त टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। तीसरा है ऊंचाई वाले स्थानों पर आरोहक जो पर्वतारोही होते हैं के रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्टता सोच नहीं पाते। इस प्रकार के लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। समझ गए बात ना, मतलब इनको बेचैनी से होने लगती है। तो ये 3 अनुप्रयोग हैं हेनरी के। अगर केवल अनुप्रयोग पूछेगा कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग लिखिए, बस 3 अनुप्रयोग लिख दीजिए। अगर कहता है हेनरी का नियम क्या है तो बस ऊपर वाला लिख दीजिए। अगर पूरी बात पूछता है तो पूरा लिखिएगा। बात समझ में आ गई? इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक क्लियर किया है। अब आइए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 6.54 और क्या है भाई, और इन्होंने कहा कि इसके अलावा है इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। कितना भैया? 1 बार है। ठीक है, तो अगर इनका आंशिक दाब 1 बार है तो आगे पढ़िए। यदि विलयन में 5.00 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन देखो दिया क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखो दिया क्या क्या है, इसका सीधा सा तरीका देखो। एक पर इन्होंने बता दिया, अब ये बता रहे हैं कि अगर विलयन में इतना हो तो आंशिक दाब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हम भाग दे देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये जो समीकरण विकरण लगाए हैं इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, आप सीधा सीधा लिख लीजिए कि P बराबर, ठीक है, P बराबर जिसका निकालना है उसका ऊपर रख लीजिए, कितना था, इंटू 10⁻², और जिसके सापेक्ष निकालना है इनको लिख लीजिए 6.56 × 10⁻³ ठीक बेटा, डायरेक्ट इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। -3 था, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5, देखिए 10 अगर दोनों काट दें, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, तो हो गया 500 और बटे में 656। ठीक है, ऊपर लेके जाइए 10⁻³ 10⁻², तो 10⁻1 बच जाएगी, तो इसका मतलब इधर आके 5000 हो जाएगा गुणा करके 5000 बटे 656। ठीक बेटा, जब आप इनका इसमें भाग देंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा 7.62 बार। बात समझ गए? टाइम मत लीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ इसमें से आ भी सकते हैं डायरेक्ट। यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम, ठीक है, पर ml है तथा उसमें 92 ग्राम Na+ सोडियम के आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। हर 1 किलो जल में क्या है, 92 ग्राम सोडियम के आयन उपस्थित हैं, तो झील में Na+ आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से बात समझो भाई, मोललता का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था उसको देखिए। तो सिंपल सी बात है, जब आप इनकी मोललता निकालेंगे तो कहेंगे भैया आयनों के मोलों की संख्या, जो आयन इसमें थे वो कितने मोल थे। तो पहले इनके ग्राम देख लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं आपने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ मोल जिसको हम n से दिखाते हैं। तो n = क्या निकालेंगे, n = निकाल लेंगे कि दिया गया भार बटे अणु भार, तो बटे 23। बात समझ गए? पर केजी कहे हैं, कोई बात नहीं है, इनको भी देख लीजिए। अब 23 इनको काटिए, कितना आया, 23 इनको काटिए, कितना आया, 23 से कट रहा है, 20 × 80, 3 × 12 हो गया 4। अब देखो ये तो आ गया 4 आया क्या, मोल। ये क्या गया इनका, 4 मोल। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गए, डन है ना। तो कितना आएगा, 4 मोल। आगे बढ़ो भैया। अब आगे क्या है, आगे इन्होंने सीधा सा लिखा कि यूरिया NH2CO अच्छा फार्मूला भी याद रखना, कभी डायरेक्ट पूछ देगा क्या करोगे, NH2CO NH2, ठीक है, इसको बड़े आसान तरीके से लोग कहते हैं नाच CO नाच कि 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें आवश्यक यूरिया कितनी लगेगी। अब देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, हो सकता है कि आ जाए। अब आप में नहीं आए, किसमें आए अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही कुछ पूछे जाते हैं जो आपसे ज्यादा रिलेटेड होते हैं। तो देखिए विलयन की मोललता, तो मोललता लिखा है 0.25 मोल, ठीक है, तो AM लिखा है, जिसका मतलब है इसका जो मोलर वैल्यू दिया है तो मोल पर केजी। ठीक, अब यूरिया का मोलर द्रव्यमान देखिए कितना दिया है, तो मोलर द्रव्यमान दिया नहीं जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो 14 × 2,
हाइड्रोजन दो दो 4 बार है, 1 गुणे 4, कार्बन पाया 1 बार है 12, ऑक्सीजन 1 बार है 16, तो 14 दूनी 28, आप यहां लिख लीजिए 28 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16 12 28, तो 28 28 56 56 4 60। क्लियर बेटा, ये आया 60। अब करें विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 2.5 kg, देख लीजिए जली विलेन बनाना है 2.5 kg। तो ऐसे में ये भी याद रखना, हो सकता है यूरिया दिया हो तुम्हारे क्वेश्चन कुछ और दे दे, तो बस इतना ध्यान देना अगर ऐसे कुछ विलेन बनाने की बात करेगा तो मोललता की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, मोललता की जरूरत पड़ेगी। तो भैया यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान, तो यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया था उसको लिख लीजिए, और फिर यूरिया की मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी तो हमको निकालना है, तो यूरिया का द्रव्यमान हमको पता नहीं, हम इसको कैसे दिखा देंगे, एम से दिखा देंगे या डब्ल्यू से चलो दिखा देते हैं, सबसे आसान है क्योंकि एम से को दिखा देंगे, तो हो जाएंगे डब्ल्यू बटे 60। और जल का द्रव्यमान कितना है 2.5 kg, 2.5 जगह है 2.5, बात समझ गए। मोललता कितनी दी है 0.25, ध्यान बात समझ लो 0.25, ठीक बेटा। अब 0.25 से गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, देखो 0.25 गुणे 2.5 और ये W बटे 60, बात समझ गए क्या। तो ए भी जाएगा इधर गुणा कर लेगा तो W का मान आ जाएगा, तो W का मान क्या आ रहा है देखो, तो आ रहा है हमारे पास W बराबर क्या क्या 60, 60 का 2.5 गुणा कर लो 60 60 गुणा करा लो, चलो लिख लो 0.25 गुणे 2.5 गुणे 60, ठीक बेटा। अगर हम देखें तो 60 का 2.5 गुना कितना होता है 60 60 120 और 30 150 और 0.25 मतलब उसका चौथाई, इसका चौथाई, ठीक है। तो बेटा अगर इसके चौथाई की हम बात करेंगे तो सिंपल से किसकी बात करेंगे भाई, अगर हमने इसकी चौथाई की बात किया इसका 1/4, तो 1/4 मतलब क्या है 150 का आधा 75, 75 का आधा कितना होता है 37.5 होता है, कितना होता है 37.5 होता है। कैलकुलेशन तेज करना बस, तो आंसर आ गया भैया कितना चाहिए 37.5 ग्राम, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट इधर आ जाओ, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों में ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 700 mmHg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा राउल्ट के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, राउल्ट के नियम पर आधारित है, ठीक है, ध्यान देना। देखो हेनरी और राउल्ट में से एक डिफरेंस है कि हेनरी जो है वो गैसों की विलेयता में बात किए थे और राउल्ट जो हो किसके विलेयता बात किए थे, तो देख लो भैया जो हमने इसमें मिलाया था क्या द्रव उसकी बात किए थे, ठीक है। अब 350 था सबका दे दिए, यदि कुल वाष्प दाब, देखो पहले ध्यान से कुल वाष्प दाब मतलब पी टोटल कितना भैया 600, कितना है 600, ठीक है, ध्यान समझो पी टोटल 600। अब करें ए का 450, ए का 450 मतलब जो ए वाला है उसका शुद्ध अवस्था में मतलब नॉट, ठीक है, तो पी ए नॉट कितना था, इनका पी ए नॉट दिया है 450, बी नॉट कितना